31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनको नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी समर्थन मिल गया है और जगनमोहन रेड्डी का भी समर्थन मिल चुका है और तमाम जो सत्ता पक्ष के गठबंधन है उनका समर्थन मिल गया है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन की एक अलग तरह की पहचान रही है। वो 17 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके का झटका एनडीए को दिया, बीजेपी को दिया खास तौर पे, उससे बीजेपी ने इस बार सबक ली और इस बार जो है वो अपने बैकग्राउंड का मतलब जगदीप धनखड़ चूंकि कई राजनीतिक दलों से होकर आए थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो देवीलाल के करीब रहे थे, तो विपक्ष की पार्टियों में भी सफ़र करते हुए जगदीप धनखड़ बीजेपी से जुड़े और उनको बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के समय दखलंदाजी की, उसका उनको इनाम मिला और इनाम के तौर पे उसको उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक ऐसे शख्स की खोज थी जो कि जिसकी लकीर धनखड़ से भी ज़्यादा बड़ी हो। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया था। एक क्राइटेरिया था कि वो बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड का है, तो उस क्राइटेरिया पे सीपी राधाकृष्णन खड़े उतरते हैं, इसलिए उनको चुना गया। दूसरा था कि जिस तरीके से, हालांकि वो अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में रहते हुए उन्होंने उनकी गतिविधियां रही, उन्होंने जिस तरीके से वर्तमान जो झारखंड की सरकार थी उसके क्रियाकलापों में जिस तरीके से उनकी दखलंदाजी रही, उस पर वो कहीं ना कहीं इनके चयन में काम आया। और दोनों पैरामीटर पर, एक तो जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में दखलंदाजी की, दूसरा चूंकि वो बीजेपी के बैकग्राउंड के नहीं थे, लेकिन सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के भी बैकग्राउंड के थे और झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो कि झारखंड के इतिहास में जिसको कहा जाए कि पहला कीर्तिमान था। और जो उस समय वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार थी, हेमंत सोरेन जिसको पार्ट 2 उस समय कहा जाता था और चंपई सोरेन उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ सीपी राधाकृष्णन ही ने ही दिलाई थी। जो उनका कार्यकाल रहा झारखंड में वो हम कह सकते हैं काफ़ी विवाद में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने झारखंड के दो अहम विधेयक को वापस कर दिया, दो अहम विधेयक जिसकी झारखंड के लोगों की डिमांड लंबे समय से रही है, जिसमें से यहाँ की स्थानीयता को प्रमाणित करने वाला 1932 खातियान जो स्थानीय यहाँ की नीति है उसको, निजी विश्वविद्यालय में आरक्षण की सीमा बढ़ाने और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को जो है वो ओबीसी आरक्षण के को भी एक तरीके से कहा जाए तो सीपी राधाकृष्णन जब झारखंड के राज्यपाल थे तो उन्होंने इन सब विधेयकों को पास नहीं किया, जो विधानसभा से पास होकर आए थे उनको स्वीकृत नहीं किया और उनको वापस कर दिया। तो इस तरह के रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद हम कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को लेकर रहा, वो ये रहा कि सीपी राधाकृष्णन के ऊपर एक ऐसा आरोप जो अभी आरोप लगाया, सीपी राधाकृष्णन के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया गया जो उस समय की तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार थी या तत्कालीन जो महागठबंधन की सरकार थी उसकी ओर से आरोप लगाया गया था। और जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी 31 जनवरी 2024 को, उसमें कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया हेमंत सोरेन की तरफ से कि उसमें राज्यपाल की भूमिका रही, राजभवन की भूमिका रही। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद हेमंत सोरेन ने 5 फरवरी 2024 को झारखंड विधानसभा में जब चंपई सोरेन का विश्वास मत हो रहा था, उस समय हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा के अंदर ये बातें कही थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी में जो है वो राजभवन की भूमिका रही। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए जो हेमंत सोरेन ने विधानसभा में दिया था, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। 31 तारीख रात को देश में पहली बार
किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के अंदर जब चंपई सोरेन का विश्वास मत हो रहा था, उस समय राजभवन की भूमिका, जो हेमंत सोरेन को कथित तौर पर जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे थे। उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय चंपई सोरेन, जो वर्तमान में आज बीजेपी के विधायक है, उस समय चंपई सोरेन महागठबंधन के, कांग्रेस के, माफ करिएगा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और उनको शपथ लेना था। चंपई सोरेन ने भी आरोप लगाया था कि किस तरीके से बीजेपी के इशारे पर जो है वो राज्यपाल उनको, उनकी सरकार को बहुमत लेने नहीं दे रहे हैं या उनकी सरकार बनाने के दावे को एक तरीके से टालना चाह रहे हैं। और उस समय आरोप लगाया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा और चंपई सोरेन की तरफ से 1 फरवरी को उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था, लेकिन उसमें करीब 26-28 घंटे की देरी की गई और 5 फरवरी को एक तरीके से कहा जाए तो चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट हुआ। यही नहीं, जब सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से करीब 2 साल तक जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने के साजिश भी इनके ऊपर लगते रहे और किस तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनकी विधानसभा सदस्यता का मामला बार बार चर्चा में आया और बार बार मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को कहे कि मुख्यमंत्री की सदस्यता खत्म हो सकती है और उसको लेकर सरकार अस्थिर करने का मामला आया। महागठबंधन के विधायकों को रायपुर भी परेड कराया गया। तमाम तरह के इस तरह के घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम का परिणाम ये हुआ कि हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल, जिसको पूरी तौर पे कहा जाए जिस कार्यकाल में वो काम कर सकते हैं, वो काम करने नहीं दिया गया। और हेमंत सोरेन ने अपने बयानों में, अपने चुनाव प्रचार, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बातें हेमंत सोरेन अक्सर कहते रहे कि शुरुआत दौर में कोरोना, उसके बाद जिस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जाती रही, बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता जा सकती है, सरकार गिर सकती है, सरकार को अस्थिर, पिछले हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में सरकार को अस्थिर करने का की कई बार कोशिश की गई, कई बार इस तरह के रिपोर्ट चले गए, कई बार ये कहा गया कि राज्यपाल के पास वो चिट्ठी है जिसमें चुनाव आयोग ने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे उनकी विधानसभा सदस्यता चली जा सकती है। इस संशय की स्थिति में पूरा का पूरा हेमंत सोरेन का कार्यकाल चला। उसके बाद जब ये एक तरीके से कहा जाए कि जब ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ते न लगा, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। जब वो गिरफ्तारी हुई तो हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर राजभवन की भूमिका पर सवाल लाया है। तो सीपी राधाकृष्णन की जो हम कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन की जो गुणवत्ता है, सीपी राधाकृष्णन की जो खूबी है, वो खूबियां हमने आपको बताई कि आखिर उनका चयन क्यों किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में जिनकी भूमिका रही, जिसका आरोप हेमंत सोरेन ने खुद विधानसभा के अंदर लगाया,
तो इस तरीके के जो उम्मीदवार है, इस तरीके के जो नेता है, इस तरीके जो प्रशासक है, उनका बीजेपी ने अपने तौर पर चयन किया है और उनका बायोडाटा हम कह सकते हैं कि उस आधार पर मजबूत कहीं ना कहीं धनखड़ के मुकाबले रहा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में जो राज्यपाल रहते हुए झारखंड में जो उनकी भूमिका रही, जो कथित तौर पर एक चिट्ठी राजभवन में गई थी जिसमें कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता खत्म होने की बातें कही गई थी। हालांकि वो चिट्ठी आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई कि आखिर उस चिट्ठी में था क्या। तो जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में गॉसिप चलती रही, सरकार को अस्थिर करने की खबरें मीडिया में चलती रहीं और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसमें राजभवन की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर सवाल उठाया। तो ये एक तरीके कहा जाए कि इस बायोडाटा के साथ सीपी राधाकृष्णन बीजेपी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार रहे, इसलिए बीजेपी ने उनका चयन किया और एनडीए ने उनका चयन किया। अब सीपी राधाकृष्णन जब एनडीए के उम्मीदवार के रूप में संभवतः है जो संख्या बल है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे, तो अब उनके सामने अगली स्थिति होगी। धनखड़ ने जो लकीरें खींची, कई बार धनखड़ को लेकर भी आरोप लगते रहे और विपक्ष के सांसद उनके खिलाफ महाभियोग लाने के भी तैयारी में अपने तौर पे लगे रहे, हालांकि वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो जो धनखड़ ने जिस तरीके की लकीर खींची थी, क्या सीपी राधाकृष्णन उस लकीर को आगे बढ़ाएंगे या उस लकीर पर ही चलेंगे, इस पर अब सबकी नज़र होगी। लेकिन झारखंड में राज्यपाल रहते हुए जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन पर हमने बताया कि जिस तरीके से वो चर्चाओं में रहे, जिस तरीके के उनको लेकर विवाद रहा, पहला कि झारखंड से जो महत्वपूर्ण विधेयक थे वो उन्होंने पास नहीं होने दिया, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे 1932 खाद्यान्न का मामला हो, जो स्थानीय नीति का मामला हो, इन सब जो विधेयक थे उनको उन्होंने स्वीकृति नहीं दी और उनको वापस कर दिया। दूसरा, जो कथित तौर पर चिट्ठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने को, विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर थी, उसको लेकर मीडिया में खबरें चलते रही। राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से कभी भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके वजह से सरकार अस्थिर करने की गतिविधियां बार बार चलते रही। रांची से छत्तीसगढ़ तक की परेड विधायकों की होती रही, तमाम तरह की चीज़ें हुई राज्यपाल रहते हुए झारखंड में। और इसके बाद आखिरकार हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका को लेकर हेमंत सोरेन ने खुद सवाल उठाए। शायद इसी का इनाम उनको मिला और उसके बाद झारखंड से बड़े राज्य महाराष्ट्र के वो जो है वो राज्यपाल बने। अब आने वाले समय में वो उपराष्ट्रपति बनेंगे देश के, और देखना होगा कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो किस तरह का कीर्तिमान हासिल करते हैं। सीपी राधाकृष्णन को लेकर अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें